नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे आरटीई 2009 के तहत राजस्थान के अंदर आरटीई 2011 का विमोचन किया गया, को विस्तृत किया गया। जैसे आरटीई 2009 है जिसमें 7 अध्याय, उसको बड़े स्तर पर, क्योंकि ये राज्य सूची का भी विषय है, संवर्ती सूची का विषय शिक्षा, तो केंद्र में भी और राज्य में। तो हमारी राजस्थान सरकार ने उस अधिनियम को जो 2009 वाला था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, वो हमारे राजस्थान में 10 वाला 11 में लागू। क्या थी प्रक्रिया, उसकी सारी चर्चा करेंगे। इसके अंदर टोटल आपको 10 अध्याय मिलेंगे। कितने? 10 अध्याय। और वहां आरटी 2009 में कितने थे? 7 अध्याय थे। 7 और 10, 7 पढ़ लिए। लगभग उन्हीं में से बहुत सारी चीजें हमने वहां विस्तृत पढ़ लिया, वहां उसका शॉर्टकट पढ़ेंगे। तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं राजस्थान आरटीई 2011। इसके बारे में तो जानते हो, लेकिन रीट के अंदर तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आता है, सीधी सी बात है। चाहे वो L2 का हो, चाहे L1 का हो, चाहे वो पात्रता हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, आपने लगभग प्रश्न देखे। और विडंबना ये है कि इतना सिंपल प्रश्न आने के बावजूद विद्यार्थी प्रश्न गलत करके आता है। मतलब नॉर्मल से प्रश्न मैंने खुद पीछे वाले एग्जाम देखे, और बहुत सारे विद्यार्थी जो अपने आप को विद्वान समझने वाले विद्यार्थी जिन्होंने इतनी तैयारी की, वो क्वेश्चन गलत करके आ रहे। कारण कि उसने वो पढ़ तो लिया, उसको समझा नहीं है ढंग से है क्या। आज मैं उसकी पूरी विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। क्या था इसके तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य? देखो, आप पर्यावरण पात्रता पढ़ी, आपने एक टॉपिक पढ़ा बाल श्रम। बाल श्रम में ये अधिनियम लागू होता है, कारण कि बाल श्रम, बच्चा 14 साल से कम आयु के बच्चे को आप बाल श्रम करवाओगे, अगर माँ बाप उनके बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे तो वो बाल श्रम ही करेंगे, और करेंगे क्या। इसलिए सरकार ने कहा कि उन अभिभावकों का, माता पिताओं का कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें शिक्षा देंगे अनिवार्य, और सरकार उन्हें निःशुल्क पढ़ाएगी। तो निःशुल्क तो है ही है, प्लस अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, कि वो निजी सेक्टर हो चाहे राजकीय विद्यालय में, तो वैसे फ्री होते। ठीक है। तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक है। वो महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार का कौन सा कदम था? सबसे पहले धारा 38 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को तैयार की, जिसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आता है, वो पूछेगा राजस्थान आरटी 2011 की अधिसूचना कब जारी हुई, तो आपके सामने तारीख रहेगी 29 मार्च 2011। और एग्जामिनर आपको बहुत पास पास की तारीख भी देगा, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, या इसके आसपास ही तारीख मिलेगी जो कंफ्यूज करने वाली होगी। तो अधिसूचना जारी हुई 29 मार्च 2011 को। इस नियमावली का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करना और राज्य में बच्चों को गुणवत्तापूर्वक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान। जब आप अध्यापक बन के जाओगे तो आपको पता लगेगा, जो भी आपको विद्यालय मिलेगा, चाहे वो प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, चाहे माध्यमिक है, चाहे उच्च माध्यमिक है, ठीक है, यहाँ तक जाओगे आप, तो वहाँ आपको स्कूल किस प्रकार का मिलेगा। जो L1 का है वो 1 से 5 तक जाएगा, L2 का है वो 8वीं तक जाएगा। वहां आपको मिलेगा, टारगेट मिलेगा, बोले आपके क्षेत्र में कितने बच्चे हैं, कौन आंगनवाड़ी में जा रहा है, कौन आपकी पहली क्लास में है, कौन दूसरी क्लास में है, उनका जन आधार कार्ड, उनका आधार, अभी एक अपार आईडी शुरू हो चुकी है, वो बनी है कि नहीं बनी है। आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक क्षेत्र में, जहां आपका विद्यालय जिस क्षेत्र में लगता है, वहां कितने बच्चे ड्रॉप आउट है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बच्ची है। अगर नहीं पढ़ रहे तो वो क्यों नहीं आ रहे, और ये भी विवरण है कि कितने बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब इसके तहत है। आपको सब करना पड़ेगा, निःशुल्क अनिवार्य हो गया है, बच्चों को लाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
नियमावली 2011 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुल अध्याय 10 अध्याय और 29 धाराएं शामिल है। 10 अध्याय और 29 धाराएं शामिल है जो बच्चों के अधिकारों, विद्यालयों की जिम्मेदारी, शिक्षा के अधिकार की क्रियान्वयन प्रक्रिया और अन्य संबंधी विषयों को कवर करती है। इतना ही प्रश्न बनेगा। 10 अध्याय 29 धाराएं, 10 अध्याय 29 धाराएं राजस्थान आरटी 2011 के अंदर है। ठीक है, इस बात को नोट करने हैं। उसके बाद सबसे पहले बात आती है प्रारंभिक नाम की। सबसे पहले प्रारंभिक नाम, उद्देश्य, विद्यालय की जिम्मेदारी, विशेष अध्ययन किस पे दिया जाता है, और फिर अध्याय नंबर 1 आए। ठीक है, तो सबसे पहले इन चीजों में विशेष ध्यान, हमें विद्यालयों की जिम्मेदारी क्या होती है, नियमावली के उद्देश्य क्या, आधिकारिक नाम क्या है। सबसे पहले प्रारंभिक नाम। जब इस नियमावली का निर्माण हुआ तो उसका प्रारंभिक शीर्षक था राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। ये था, क्योंकि 2009 का जो आरटी 2009 था वो 1 अप्रैल 2010 को लगा, और इसका मतलब है पूरे भारत में लगा। तब उसका नाम था, अलग अलग राज्यों में अलग नाम था। अपने राजस्थान में इसका नाम था राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010। फिर हमने क्या किया, हमें पावर थी, यानी राज्यों को पावर होती है, तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 रखा गया, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में लागू। क्योंकि जब आरटी 2009 आपने पढ़ा, उसमें 38 नंबर जो धारा पड़ी थी उसमें ये लिखा था कि राज्य अपने विशेष स्तर पर अपना नाम देकर अपने सुविधा के अनुसार, अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते। हमारे राजस्थान ने मौके का फायदा उठा लिया। अपने क्या, सभी राज्यों ने उठाया था, अपने राजस्थान की चर्चा कर रही है तो राजस्थान। नियमावली के उद्देश्य, शिक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। ये प्रश्न आता। मूल कर्तव्य 11, पहले मूल कर्तव्य 10 थे, अब 11वां बन गया, और अनुच्छेद 21 कै फिक्स कर दिया। बोले शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बन गई, निःशुल्क भी करवानी है और अनिवार्य बन गई है। कब, किसको, 6 से 14 वर्ष के बच्चों। ये 6 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार, क्योंकि 6ठी क्लास का 6 साल की उम्र का बच्चा पहली में लगाते, उससे पहले 3 से 6 वर्ष का बच्चा आंगनवाड़ी में होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। विद्यालयों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों का नामांकन हो और उनका नियमित रूप से विद्यालय आना सुनिश्चित किया जाए। ये आप जब अध्यापक बन के जाओगे ना, ये आरटी 2009, राजस्थान आरटी 2011, मिड डे मील, ये सीबीओ, डीओ, सीओ, ये जो शिक्षा निदेशक है कौन होते हैं, ये समझ में आ जाएंगे आपको। अब तो याद नहीं रहते ना, तब चक्कर काटोगे ना उनके, पता लग जाएगा। बोले स्कूल में कौन आएगा, अरे सीबीओ आएगा। और प्रश्न पिछले रीट 11 के अंदर आया था, मुख्य परीक्षा में आया था कि जो पीओ स्कूल होता है, यानी जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां का जो प्रिंसिपल होगा, प्रधानाध्यापक होगा, वो पीईओ होगा। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंटर वाला ऑफिसर होगा। उसके ऊपर होगा तो वो सीबीओ होगा। सीबीओ से ऊपर डीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट वाला अधिकारी होता है। तो ये अब समझ में आपको याद ही नहीं रहेंगे, पीओ, सीबीओ, डीओ, सीओ, ऐसे होता है, लेकिन आपको याद नहीं रहेंगे। कारण कि जब आप इनके चक्कर लगाओगे ना, तब आपके याद रहे। पिछले पेपर में आया था, बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आ गए थे। उसके बाद विशेष ध्यान, जो कमजोर वर्ग है, बिल्कुल ही अलाभप्रद समूह है और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षक और विद्यालयों का मानक यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में आवश्यकता शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षक, शिक्षक और उचित अवसंरचनाएं हुए। सारी व्यवस्था पढ़ने के लिए बच्चों के लिए होनी चाहिए। अब आता है अध्याय नंबर 1। टोटल हम अध्याय पढ़ेंगे 10 और धाराएं पढ़ेंगे 29। पहला प्रश्न तो ये, 10 धाराएं, 10 अध्याय, 29 धाराएं। पहला अध्याय क्या कहता है? अब पहला है तो इसका मतलब पहला ये कहेगा प्रारंभिक संरचना कैसी है, इसको क्या कहते हैं, नाम तो पता होना चाहिए कम से कम। प्रारंभिक, इसमें धारा 1 और धारा 2 आती है। अध्याय 1 में 1 और 2 आती है, 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, 1 और 2। अध्याय नंबर 1 और 2। सबसे पहले बात आती है धारा नंबर 1।
इस अध्याय नंबर 1 का नाम है प्रारंभिक। अब मैं आपको बता देता हूं प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है। प्रारंभिक शिक्षा होती कौन सी है? अगर आपसे पूछे प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक स्कूल पूछे तो 1 से 8वीं तक कैसे। अगर आपसे पूछ ले कि प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक स्कूल कौन से होते हैं? वो स्कूल जिसमें 1 से 5 तक पढ़ाई करते हैं और जो L1 के अंदर लगेगा वो यहाँ पढ़ाएगा। उसके बाद में होते हैं उच्च प्राथमिक। कौन से? उच्च प्राथमिक स्कूल होते हैं जिनमें 6 से 8 है। ये 1 से 8 भी हो सकते हैं, 6 से 8 है। इसमें L2 वाले पढ़ाते हैं, L2 वाले, ठीक है। इसको कहते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, इसको कहते हैं गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। उसके बाद होता है माध्यमिक स्कूल, जो सेकंड ग्रेड लगते हैं ना, वो माध्यमिक स्कूल में लगते हैं, जो 9वीं और 10वीं होते हैं, जिसको सेकेंडरी कहते हैं। और एक होता है उच्च माध्यमिक, जिसको सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, जिसका प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक होता है, वो होता है PEO, ठीक है। तो ये होता है 11वीं और 12वीं तक का स्कूल होता है उच्च माध्यमिक, जिसको सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। और यहाँ का जो प्रधानाध्यापक होता है, थोड़ी सी बात ध्यान रखना, प्रधानाध्यापक होता है वो होता है PEO, ठीक है। PO के ऊपर होता है आपका जो ब्लॉक होता है उसमें CBEO बैठता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट का होता है DEO, और पूरे जिले के अंदर एक जो इससे भी ऊपर का स्तर का होता है वो होता है CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यहां तक होता है इसे। तो आपकी फाइल यहां जाती है CEO कार्यालय में, वहां से आपको DO के साइन चाहिए, DO से CBO, और CBO आपको नियुक्ति देगा, और फिर आप PO स्कूल में जाओगे, और फिर L1 वाले या L2 वाले या तो उसी स्कूल में होगा, या फिर आपको अलग अलग आपके क्षेत्र में जो स्कूल होंगे, जो आपको स्कूल मिला है वहां जाओगे। ये प्रक्रिया से गुजरोगे आप, जब आपका सिलेक्शन होगा। निश्चित आप सारे विद्यार्थी जुड़े हो, सफलता तो आपको मिलेगी, अध्यापक तो आप बनोगे। तो धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, ये धारा 1 में। इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। पूछेगा वो कि राजस्थान RTE 2011 का नाम क्या है, राजस्थान में किस नाम से है, वो पूरा नाम अलग अलग दे देगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। यहाँ 2010 दे सकता है, 9 दे सकता है, वो अनिवार्य हटा सकता है, निःशुल्क हटा सकता है, कोई ना कोई शब्द हटा देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। ये प्रश्न आया हुआ है, अभी शायद पिछला फर्स्ट ग्रेड हुआ था ना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक है, और ये टॉपिक है सारे। ये प्रश्न इसको याद रखना, इसका संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। फिर देखो, यह नियमावली 1 अप्रैल 2011 से संपूर्ण राजस्थान में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान राज्य में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और उसे सुनिश्चित करना है। यानी 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी हो गई, जबकि 1 अप्रैल 2011 से ये नियमावली है वो संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गई। छोटी छोटी बातें ही आपको याद रखनी, और इसमें कोई ज्यादा नहीं है, लंबी चौड़ा विस्तार नहीं है, बस छोटी छोटी बातें गलत हो जाती। धारा 2 कहती है कि परिभाषाएं, कुछ बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है कि क्या होता है विद्यार्थी, क्या होता है बालक, क्या होता है विद्यालय, क्या होता है, उसमें जो बातें, निदेशक क्या होता है, वो सारी। सबसे पहले धारा 2 में परिभाषाएं। धारा अध्याय नंबर 1 प्रारंभिक, अध्याय नंबर 1 में 1 और 2 धारा है। धारा 1 में प्रारंभिक नाम विस्तार प्रारंभ है। धारा 2 में परिभाषा है। धारा 2 में परिभाषा, इस धारा में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है जो इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कर देगी। चलो शुरुआत है, यहां से हमें बहुत सारी परिभाषाएं मिलेगी। जैसे सबसे पहले हम कहेंगे कि निदेशक कौन होता है प्राथमिक शिक्षा का। प्राथमिक शिक्षा निदेशक कौन होता है? यह प्राथमिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष होता है, जो राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे बीकानेर में हम, बीकानेर निदेशालय अपना प्राथमिक भी है, माध्यमिक भी है, तो बीकानेर। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जो जिले के अंदर होता है, यह जिले में प्राथमिक शिक्षा का प्रभावी अधिकारी होता है। यह अधिकारी जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की नीति और क्रियान्वयन का नेतृत्व करता है, जो DO होता है, ठीक है। उसके बाद कार्यकारी समिति होती है एक, यह समिति विद्यालय प्रबंधन समिति का एक हिस्सा है। जो SMC होती है ना, SMC, जो धारा 21 के तहत
RT 2009 में SMC, तो मैं वहाँ उसकी ज़्यादा RT 2009 की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि करूँगा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, दलिया खिचड़ी बन जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगी कि ये था कि वो था, मैं यहाँ के लिए रहोगे ना वहाँ के लिए। इसलिए 11 पे चलते हैं अपने। यह समिति विद्यालय प्रबंधन समिति का एक हिस्सा होती है जो विद्यालय के दिन प्रतिनिधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। यह विद्यालय के संचालन और शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करती है। अब अकेली ये सोचते हो कि जो सरकारी स्कूल है वो सीधे सरकार से चल नहीं पाते, इसलिए SMC का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होता है। ठीक है, उसमें जो अभिभावक होता है, अध्यक्ष होता है, सचिव वगैरह, कोषाध्यक्ष वगैरह सब होते हैं, सदस्य होते हैं, 16 सदस्य जैसे होते हैं, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होते हैं, वो संचालन करते हैं पूरे स्कूल का। आंगनवाड़ी, ये शब्द आता है आंगनवाड़ी क्योंकि अब 6 से 14 वर्ष को स्कूल में स्टार्ट होता है, पहली क्लास से छठी 6 वर्ष का बच्चा, तो अब पहले भी बच्चों को कहाँ ले जाओगे? आंगनवाड़ी। 3 से 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी में भेजोगे। वो आंगनवाड़ी क्या है? तो ये भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS का हिस्सा है। आंगनवाड़ी के अंदर छोटे बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बैठना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, बच्चों के साथ खेलना सिखाया जाता है, खाना पीना करना ठीक है, वो आंगनवाड़ी। और अब आपके गांव सभी में आंगनवाड़ी बनी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को घर से लेके जाती है, छोड़ के जाती है, ये उनका काम है। विद्यालय मानचित्रण, धारा 6 के अनुसार विद्यालय की स्थिति और भौतिक पहुंच के आधार पर किया गया नियोजन है। इसका उद्देश्य सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं को कम करना है ताकि सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो जाए। स्कूलों के अंदर निःशुल्क मिलता है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि किस परिवार का बच्चा है, किस वर्ग का बच्चा है, वो स्कूल में आके हर प्रकार की बराबर सुविधा मिलेगी। ये कंडीशन कोई लागू नहीं होती है कि किस प्रकार का बच्चा है, वो किस कंडीशन में है, वो स्कूल में आ गया वो सबके लिए। ऐसा विद्यालय स्थापित करना धारा 6 के अनुसार। छात्र संचयी अभिलेख, देखो प्रश्न में आपसे ही पूछेंगे, इसलिए परिभाषाएं जरूरी है। छात्र संचयी अभिलेख, यह एक दस्तावेज है जिसमें बालक की प्रगति का लेखा रखा जाता है जो सतत और समग्र मूल्यांकन पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की शिक्षा का सही मूल्यांकन किया जाए और उनकी प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाए। दिन प्रतिदिन बच्चा क्या करता है, महीने, साल, एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चा जा रहा है, कितनी प्रगति कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, वो सारी बातों का जो डाटा रखा जाता है, एक दस्तावेज है। छात्र संचयी अभिलेख वो एक दस्तावेज होता है जो बालक की प्रगति का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। फिर है प्राथमिक स्कूल, ये अभी मैं बता के आ गया, तो जरूरत नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं वो प्राथमिक में L1 वाला प्राथमिक में जाएगा, L2 यानी पढ़ाएगा 1 से 5, वो जा किसी में सकता है 1 से 8 में, 1 से 10, 1 से 12, वो सीनियर सेकेंडरी तक के स्कूल में उसका चयन हो सकता है, लेकिन वो उसके पढ़ाने का जो स्तर रहेगा वो कक्षा 1 से 5 को पढ़ाएगा, ये कौन से में जाए। उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा देने वाला उच्च प्राथमिक हो, L2 वाले इसमें आते हैं। ठीक है, स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल प्रबंधन समिति क्योंकि रीट के लिए L यहाँ तक ही है, इसे आगे जाने की जरूरत नहीं, सेकंड ग्रेड RPSC लेती है, ये आपका राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा मुख्य परीक्षा। स्कूल प्रबंधन समिति, यह समिति धारा 21 के तहत गठित होती है और यह विद्यालय के संचालन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति की जिम्मेदारी विद्यालय के कार्यों की निगरानी करना और निर्णय। SMC के बारे में आप जानते हैं। अध्याय 2, ये था अध्याय 1। अध्याय 1 में धारा 1 और 2 का विवरण है, 1 और 2 का, जिसमें हमने प्रारंभिक नाम विस्तार देखा, और 2 धारा में हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी परिभाषाएं थी वो पढ़ी। अब आता है अध्याय नंबर 2, विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति धारा 3 सबसे पहले क्या कहती है? विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य। इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर एक विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC का गठन किया जाता है जो विद्यालय के संचालन प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करती है।
यह समिति प्रत्येक 2 वर्ष में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित होती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद पुनर्गठित होती है। समिति की संरचना निम्नलिखित सदस्यों पर आधारित होती है। यानी एसएमसी का जो गठन राजस्थान आरटी 2011 के तहत है वो किस प्रकार गठित होता है? हर 2 साल बाद उसका पुनर्गठन होता है। हर 2 साल बाद उसका पुनर्गठन होता है। तो क्या संरचना है, किस पर आधारित होती है, ये देखिए। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, सबसे बात, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य कौन होते? बालकों के माता पिता या संरक्षक। वे माता पिता या संरक्षक जो विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों के अभिभावक हो समिति के सदस्य होते हैं। यानी आप समिति के सदस्य उन्हें बना सकते हो जो अभिभावक हो या संरक्षक, यानी जो बच्चे आते हो उनके माता पिता हो या संबंधी हो। संरक्षक हो, अगर माता पिता है, नहीं तो संरक्षक। विद्यालय के समस्त अध्यापक, सभी शिक्षक इस समिति के सदस्य होते हैं। अब विद्यालय के अंदर जो अध्यापक है वो तो होंगे होंगे, ये भी होंगे। उसके बाद स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड से निर्वाचित स्थानीय प्राधिकारी और वहां निवास करने वाले अन्य निर्वाचित सदस्य भी इस समिति का हिस्सा होते हैं। जैसे मान लो आपका विद्यालय वार्ड नंबर 6 में है, वार्ड नंबर 6 का जो वार्ड पंच है वो भी इसका सदस्य हो। कार्यकारी समिति की संरचना। अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालयों के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा। यानी जो अभिभावक एक अध्यक्ष होगा ना, वही क्या होगा, कार्यकारी समिति की संरचना है उसकी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष, कार्यकारी समिति का उपाध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष। सदस्य और सचिव, कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और सचिव होंगे। यानी सचिव सदस्य सारे होंगे कौन, विद्यालय प्रबंधन समिति में। जैसे प्रधानाध्यापक, एक आधा अध्यापक ले लिया उसके अंदर, उसमें सचिव है, सदस्य है, वो बना दिए जाते। समिति की बैठक, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, समिति की बैठकें कब? विद्यालय प्रबंधन समिति को प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करनी होती है। 3 माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए, 3 माह। इन बैठकों के कार्यवर्त और निर्णयों को ठीक से लिखा जाएगा और उन्हें जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को जानकारी मिल सके। कोई भी काम स्कूल के अंदर हो, पूरी तरीके से ढंग से लिखा हो, पता हो सारा का सारा टोटल क्या चल रहा है स्कूल में, कितना बजट आया है, कहाँ से लिया गया है, सरकार ने क्या दिया, बच्चों को क्या दिया जा रहा है, ये सारी रिपोर्ट होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य। विद्यालय प्रबंधन समिति को धारा 21 की उपधारा 2 के खंड क से ग में वर्णित कार्यों के अलावा निम्नलिखित कार्यों का पालन करना होगा। जैसे लगभग एसएमसी आप धारा 21 पढ़ते हो ना, जो कार्य है ना वो यहाँ कार्य होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होते हैं। बालकों का नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चा ड्रॉप आउट हट गया, कहाँ रह रहा है, आता नहीं है, वो स्कूल में आता है, कितने दिन आता है, कितने दिन नहीं आता है। अब जैसे अभी सरकार ने निपुण अभियान चला रखा है, परख टेस्ट चला रखा है। समिति को सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन और नियमित उपस्थिति हो। आता है कि नहीं आता, ऐसे नहीं कि नाम लिखा दिया बच्चे का और स्कूल में आता है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण। बालकों के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इनकार जैसे मामलों की सूचना सामान्य प्राधिकारी को देना। बालकों का संरक्षण तो बहुत ही जरूरी है। बालक को कुछ कहना नहीं है, बालक चाहे दूसरी में पढ़ रहा है, चाहे तीसरी में पढ़ रहा है, चाहे 5वीं में, उसको डिप्रेशन में लाना नहीं है। यानी बच्चे के हाथ नहीं लगाना है आपको, ये बच्चा कुछ ही करे, न पीटना है आपको, न कोई गाली गलौज करनी है, न धमकी देनी है, बस उसको आराम से सुधारना है, लाड प्यार से रख, ठीक है। ये ध्यान रखें। योजना तैयार करना और क्रियान्वयन की निगरानी। समिति को विद्यालय के विकास के लिए योजना तैयार करनी चाहिए, आवश्यकताओं का पता लगाना होगा और योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करनी होगी कि जो काम कर लिया और कर लिया उसकी निगरानी भी एसएमसी रखेगी भी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि आपको पता, कहते हैं ना सरकारी काम ऐसे होते हैं, सरकारी काम कैसे हो सकते हैं, इसलिए एसएमसी का गठन किया गया, प्रबंधन, संचालन और स्कूल के विकास के लिए। निशक्त बच्चों का, जो निशक्त जन बच्चे हैं उनका नामांकन और शिक्षा सुविधाओं की निगरानी। निशक्त
बच्चों की पहचान करके उनका नामांकन और उनकी शिक्षा की सुव्यवस्थाओं का निरीक्षण करना। अभी तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इनको अनिवार्य कर दिया है 18 साल, जो दिव्यांग है ना उनको। दोपहर भोजन योजना की निगरानी, विद्यालय में बच्चों के लिए लागू किए गए दोपहर भोजन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। मिड डे मील के तहत आप बच्चों को भोजन खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, पक्का भोजन। अधिकारी आके आपसे पूछेगा, और कुछ पूछे न पूछे, आपको ये पूछेगा कि आप बच्चों को खिला रहे हो कि खुद ही खाते जा रहे हो। ये पक्का, ये डाटा तो आपसे रोज पूछेगा। एक ही दिन अगर आपने ऑनलाइन नहीं चढ़ाया तो आपके पास सूचना आ जाएगी शाम को ही, बोले आपको खुद की, जब आप टीचर बन जाओगे तो ऑनलाइन खुद की हाजिरी लगेगी आपकी पोर्टल पर, जो शाला दर्पण पोर्टल है। बच्चे कितने भी है उनकी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। उसके अलावा बच्चों को आपने क्या खिलाया है, गेहूं खिलाई है, चावल खिलाई है, दाल खिलाई है, सब्जी खिलाई है, वो आपको लिखना होगा। वो सारा लिखना होगा डेली। इतने बच्चे थे, इतने बच्चे आए हैं, उनमें इतने गर्ल हैं, इतने बॉय हैं, सब आपको डाटा सरकार को देना है। आपके नेट चले, नेटवर्क न चले, या कैसे न कैसे करके टावर पे चढ़ जाना चाहिए, ये डाटा रोज देना पड़ेगा। नहीं तो शाम को आपके जो ग्रुप बना होगा उसमें ये लो जी, आप इस स्कूल के टीचर्स ने ये नहीं किया, हाजिरी नहीं लगाई, वो सारा आएगा। तो ये तो खिलाना ही पड़ेगा, और साथ में दूध है तो दूध पिलाना ही पड़ेगा। फिक्स है ये तो। वित्तीय प्रबंधन, विद्यालय के प्राप्तियों और व्ययों का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना और उससे संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्तुत करना। सारा लिखा होता है, केस बुक वगैरह और सब डाटा हर महीने जाता है। बोले ये इतना खर्च हो गया, ये लग गया, वो लग गया, इतना बचा है, वो सारा। इन कार्यों के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय की कार्यपालिका में सुधार लाना और ये सुनिश्चित करना कि विद्यालय बच्चों की शिक्षा, उनके अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान। धारा 4 क्या कहती है, यानी धारा 3 में तो एसएमसी आ गया, क्या करेगी कैसे ना करे। ठीक है, धारा 4 विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारी समिति। धारा 5, अब क्या कि ये धारा सारी पढ़ ली, ये सारी चीज पढ़ ली। अब धारा 4 विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति धारा 4 के अंदर है। ये कार्यकारी समिति आरटी 2009 में पढ़ चुके हैं अपने सारा। और धारा 5 विद्यालय विकास योजना तैयार करना, ये भी आरटी 2009 में सेम है। विद्यालय विकास योजना तैयार करना वही एसएमसी के अंदर ही आती है सारा का सारा। अध्याय नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 3 क्या कहती है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या होता है, धारा 6, अध्याय 3 की धारा 6, यानी 5 धारा पढ़ ली हमने। धारा 6 में विशेष प्रशिक्षण की बात है। इसकी विशेष प्रशिक्षण, इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में आने वाले विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करने और उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होती है। इसका उद्देश्य इन बालकों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना और उनकी शैक्षिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी जैसे वार्ड पंच और आपके विद्यालय क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि है के स्वामित्व में आने वाले विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले, इनको विशेष आवश्यकता है बालकों की पहचान करने और उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होती है। इसका उद्देश्य इन बालकों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना है और उनकी शैक्षिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना है। ये अध्याय 3 की धारा 6 के अंदर विशेष प्रशिक्षण की बात है करता है। जिनको जरूरत है ऐसे बच्चे, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था, तो विशेष प्रशिक्षण की पहचान विद्यालय प्रबंधन समिति को पहले ऐसे बालकों की पहचान करनी होगी जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती हो। ये बच्चे किसी शारीरिक,
मानसिक या सीखने में कठिनाई का सामना नहीं कर सकते। आजकल तो सरकार बहुत सुविधा करती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे स्कूल में, पहली दूसरी तीसरी के, जिनको आप ये कहोगे हाँ तेरे को पढ़ना पसंद है, वो कहेगा नहीं पसंद है। स्कूल आना पसंद है, बोले नहीं पसंद है। खेलना पसंद है, हाँ। उसे आप देखोगे कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक का बच्चा जब आप उसको पढ़ने के लिए कहोगे, उसका मन ऐसे करेगा भी बस सब कुछ लुट गया मेरा। और जब उसको काम लगा दो, ये कर ले वो कर ले ये कर ले, बड़ी खुशी से करेगा। उसको लगेगा इससे अच्छा मेरा कोई अध्यापक मित्र हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप ये कह दोगे ला कॉपी तेरी कॉपी चेक करते हैं, ला ये पहाड़ा सुना दे, तो देखो उसके साथ क्या। तो ये कंडीशन है। ऐसे बालकों को भी, चाहे वो मानसिक शारीरिक कैसे हो, उन बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है, ये सारा व्यवस्था है। प्रशिक्षण की अवधि, विशेष प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, कोई किसी कारणवश से बच्चा पिछड़ जाता है उसके लिए भी है। 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष निर्धारित की जाती है। यह प्रशिक्षण बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए आवश्यक शैक्षिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। कक्षा में समावेश, प्रशिक्षण के बाद जब बच्चा आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा शेष कक्षा के साथ शैक्षिक और भावनात्मक रूप से जुड़ सके और सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा जारी कर सके। फिर आता है अध्याय 4। अध्याय 4 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। सरकारी स्कूल तो खोल दिए, अब सरकारी स्कूल खोल तो दिए, तो राज्य सरकार का क्या कर्तव्य बनता है और वहां का जो स्थानीय प्राधिकारी है उसका कर्तव्य क्या बनता है। तो धारा 7 इसमें क्या कहती है, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। आसपास का, धारा 7 कहती है कि आसपास का क्षेत्र और सीमाएं। देखो धारा 7 क्या कहती है, इस धारा के तहत राज्य सरकार को विद्यालयों की स्थापना के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवसर मिले। तो सब बच्चों को पढ़ाना तो है ही अनिवार्य हो गया, और निःशुल्क, निःशुल्क तो राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क होते ही हैं। अब विद्यालय की दूरी कितनी होगी, कक्षा 1 से 5 तक कोई विद्यालय है तो विद्यालय को छात्रों के घर से 1 किलोमीटर पैदल दूरी के दायरे में स्थापित किया जाएगा। कहने का मतलब यहां से बच्चा चला, उसका घर यहां है, तो उसका 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। वो बच्चा पैदल चल के 1 किलोमीटर जा सकता है, बस इतनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, पैदल दूरी 1 से 5 के लिए। कक्षा 6 से 8 का स्कूल है, विद्यालय को छात्रों के घर से 2 किलोमीटर पैदल दूरी के दायरे में स्थापित किया जाएगा। अब ये मत सोचना भी डाणियों के लिए भी मेन होता है गांव के हिसाब से। हाँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति है डाणियों की, तो भी स्कूल बहुत जगह खुले हुए। तो अगर 1 से 5 तक का स्कूल है वो कम से कम बच्चा पैदल चल सके 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 6 से 8 बच्चा 2 किलोमीटर तक पैदल जाके जा सकता है, इतनी दूरी पर ही होना चाहिए। अब ये तो समतल क्षेत्र की बात होती है, नॉर्मल। कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय की क्या व्यवस्था है। बहुत सारे ऐसे दुर्गम स्थान है जहां विद्यालयों को किस प्रकार बसाया जाता है, कैसे रखा जाता है। जैसे रेगिस्तान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, चितराई जनसंख्या हो गया, जहां दूर दूर तक जनसंख्या नहीं, एक घर है फिर है ही नहीं है, कोई गांव ही दूर दूर नहीं है, वाले क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। यदि किसी क्षेत्र में 150 व्यक्ति की न्यूनतम जनसंख्या है तो वहां कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय स्थापित किया जाएगा। यानी अगर कोई गांव में छोटा सा, वहां 150 व्यक्ति हैं तो वहां एक स्कूल खोला जा सकता है। कौन सा खोला जा सकता है, कक्षा 1 से 5 तक का, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हमारी वजह से एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा स्कूल मर्ज करते हैं, जैसे पिछली भाजपा सरकार ने स्कूल मर्ज किए, पिछली कांग्रेस ने आई उसने वापस खोल दिए। बोले मान लो एक स्कूल में 5 बच्चे हैं, खोज करो एक स्कूल में 5 बच्चे हैं, अगर वो स्कूल बंद होता है तो वो 5 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, 5 में से 4 तो नहीं पढ़ेंगे, ये कंडीशन है। मैंने कई ऐसे स्कूल देखे हैं जहां 2 टीचर हैं और 2 ही बच्चे, 2 टीचर 2 बच्चे, अब वो हर एक बच्चा 1 लाख रुपए महीना पढ़ रहा है। अब सोच लो,
लेकिन सरकार ने कह दिया अगर हटा दिए और स्कूल को मर्ज कर दिया तो वो 2 बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए सरकार की मंशा देखो कितनी गजब है, चाहे 5 बच्चे हैं, चाहे 10 बच्चे हैं, चाहे 20 बच्चे हैं, वहाँ टीचर होगा 1 2, फिर बच्चों के हिसाब से बढ़ता जाएगा, स्कूल मर्ज नहीं हो। कांग्रेस की नीति थी, अब नई सरकार आ गई, फिलहाल तो अभी कोई कंडीशन नहीं है, आगे देखो। तो ये 150 व्यक्ति की अगर न्यूनतम जनसंख्या है तो आप 1 से 5, अब थे ये ना सोचो व्यक्ति, पुरुष पुरुष नहीं होता, व्यक्ति का मतलब होता है पुरुष, महिला और बालक, सब बच्चे सब आ जाते हैं। तो 1 से 5 तक बेशर्ते वहां कम से कम 20 बच्चे 6 से 11 वर्ग के हो, ये भी शर्त रखी है। अभी ये कटे 2 टाबर ही हो, स्कूल खोल दो, अगर खुल गया तो फिर बंद नहीं होगा। तो 20 बच्चे कम से कम, 150 में से 20 तो मिल ही जाएंगे, ऐसे क्या, लेकिन वो 6 से 11 की आयु के होने चाहिए, क्योंकि एडमिशन सरकार पहली क्लास में छठी का लेते। अब 6 7 8 9 10 11, छठी क्लास पहली, 6 साल का पहली में, 7 साल का दूसरी में, 8 साल का तीसरी में, 9 साल का चौथी में, 10 साल का पांचवी में और 11 साल का छठी में। ये क्या हो गया, 1 से छठी क्लास यहां तक पढ़ लेगा। अब ये भी कंडीशन होती है कि अगर 9 साल का बच्चा गया तो उसको चौथी में लगाओ, और बाकी बच गया भाई पहली दूसरी कैसे पढ़ाई, कुछ ही नहीं आता, तो विशेष प्रशिक्षण दे दो, वो आप 3 महीने 6 महीने का कितना दे के बच्चे को इस कंडीशन में लेके आना है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय उन क्षेत्रों में स्थापित होंगे जहां 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कम 30 बच्चे कक्षा 5 तक शिक्षा प्राप्त कर चुके। बहुत बार देखा होगा कि जब एक स्कूल होता है प्राथमिक स्कूल 1 से 5, उसमें इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, तो फिर सरकार से गुहार लगाई जाती है कि इसे उच्च प्राथमिक किया जाए, 8वीं तक किया जाए। ये कंडीशन होती है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय उन क्षेत्रों में स्थापित होंगे जहां 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कम 30 बच्चे कक्षा 5 तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यानी ये कंडीशन होगी कि वो L1 वाले यानी प्राथमिक स्कूल वाले 5वीं पास करके ऐसे कम से कम 30 बच्चे हैं, तो वहाँ ये स्कूल खोला जा सकता, उसी कंडीशन में भी खोला जा सकता है। ठीक है, जो क्षेत्र है वहाँ पे। धारा 8 क्या कहती है, धारा 8 कहती है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार की उत्तरदायित्व क्या है। जो राज्य सरकार है और स्थानीय प्राधिकार है, कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या है। इस धारा में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले और किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। इसलिए सरकार ने तो यूनिफॉर्म देना स्टार्ट कर दिया, बोले यूनिफॉर्म ही हम देंगे, कोई सिलवाएगा नहीं सिलवाएगा हम सभी को बांट देंगे, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी चीजें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और किसी प्रकार का भेदभाव के लिए देती है सरकार। ऐसे नहीं मिला कोई अमीर है गरीब है कौन से वर्ग है, सरकार ने कहा सबको दे दो सब बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये चीज। तो इनमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। विद्यालयों की योजना और स्थापना, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार को विद्यालयों की योजना तैयार करनी होगी और उन्हें स्थापित करना होगा ताकि सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सके। अलग अलग लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है, आंगनबाड़ी चलो अभियान। सरकार जब नया सत्र शुरू होता है तो बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट करती है। दूरस्थ क्षेत्र के बालकों के लिए क्या योजना बनाई आपने। दूरस्थ इलाकों में रहने वाले बच्चों, निशक्त बच्चे, अलाभप्रद जिनको कुछ ही लाभ नहीं मिलता, समूह जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी ताकि वे शिक्षा से वंचित न रहे। मतलब कुछ भी करना पड़े सरकार को, बच्चा शिक्षा से वंचित। भेदभाव और उत्पीड़न की रोकथाम, अब सारे पढ़ लो कल को काम आएंगे आपके, ठीक है। हाँ, जाति वर्ग या लिंग के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कई क्षेत्रों में अभी अब आप सोचते हो कि कई क्षेत्रों में होता है, क्यों नहीं होता है। भले आप कई बार अब अलग अलग टाइप का क्षेत्र है, कोई कहेगा हमारे तो नहीं होता, लेकिन कईयों में बहुत ज़्यादा होता है। ये कब पता लगेगा, जब आप अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाओगे तब आपको पता लग जाए। कई जगह 5% रह गया, कहीं बिल्कुल ही नहीं है, कई जगह अभी तक 50% पड़ा है, कई जगह 70%। ये जाति वर्ग लिंग के आधार पर हो रहा है। बच्चों को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षित रखा जाएगा। बच्चे को किसी भी प्रकार की, मैंने कहा ना बच्चे को डिप्रेशन में लाना ही नहीं है, बच्चे को शारीरिक दंड देना ही नहीं है, कुछ ही नहीं कहना, बच्चे को प्यार से ही समझाना है। ओपी का काम नहीं करके लाया तो प्यार से समझाना, आजा बेटा काम क्यों नहीं करके लाया, क्या कहानी थी और क्यों नहीं करके लाया, क्या दिक्कत होगी, पूछ कर उसे स्कूल में ही करवाना है, ठीक है, न कि 5 साल जड़ देनी है। ठीक है, वो पहले प्राइवेट सेक्टर में अपने जब पढ़े थे ना तब थी,
घर वाले कहते थे इसकी रेल बनानी है, टिका के रेल बनानी है, अब बंद हो गई। ये तो खास करके ध्यान रखना है। धारा 9, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना। इस धारा के तहत स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक बच्चे के घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक का अभिलेख बनाए। अब मान लो स्कूल के अंदर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, 5 प्रकार के बच्चे आपको मिलेंगे। ये बच्चा बहुत होशियार है, ये बच्चा बहुत होशियार है, ठीक है, लेकिन इसमें कमी क्या है, इसकी लिखाई अच्छी नहीं है। ये बच्चा बिल्कुल डल है, लेकिन जो बात लिखेगा बड़ी शानदार साफ लिखेगा। ये बच्चा स्कूल में रुचि नहीं दिखाता पढ़ने की, ये बच्चा स्कूल में भी आना नहीं चाहता। अलग अलग टाइप के बच्चे मिलेंगे। तब आप क्या करोगे, अभिलेखों का रखा जाना ये है। तब वो स्थानीय प्राधिकारी है, उनके द्वारा उनका बायोडाटा निकाला जाएगा, उसका जन्म कहाँ हुआ, किसके घर हुआ, जन्म से लेकर अब तक वो कैसे रहता था, कब कैसे रहता है, वो किस माहौल में रहता है, घर पे उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, घर से स्कूल आता है, स्कूल से घर जाता है, किस प्रक्रिया से गुजरता है, क्या कंडीशन है, वो देख के उस बच्चे को समझाया जाएगा, उसके साथ व्यवहार। ये नहीं कि 9 बजे स्कूल लगा, 10 बजे यार लगा दी, उससे कारण पूछा जाएगा, बोले तू लेट क्यों है? तूने आज कॉपी का काम क्यों नहीं किया, कारण क्या है, वो कारण बता सकता है। वो कहेगा जी हमारे घर पे कल लड़ाई हो गई थी, मेरी मम्मी ने या मेरे पापा दोनों आपस में लड़े थे और मेरे पापा को गुस्सा आया, मेरे वाली कॉपी फाड़ दी, मेरे वाला कायदा फाड़ दिया, मेरी स्लेट ऐसे मारने लगे मेरे मम्मी के, वो टूट गई। चलो बहुत सारे क्षेत्र आपको, अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। जब आप स्कूल में जाओगे ना, आप हंसोगे, अरे ऐसे लोग और ऐसे पढ़ाना, और बड़ी मुश्किल उन बच्चों को। पहले दिन वो आके कहेंगे इसकी रेल बनाया करो, दूसरे दिन आपके उसके लगा दी, तीसरे दिन वही आ जाएंगे हमारे बच्चे को क्यों मारा। ये सारी कंडीशन से आप गुजरोगे। ये धारा 9, इस अभिलेख, तब इसको पता लगाना है कि इनके घर की स्थिति क्या है, शिक्षा की प्रगति, स्वास्थ्य, उनकी अन्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे सरकार और स्थानीय प्राधिकारी बच्चों के बेहतर विकास के लिए योजना बना सके। तो बच्चे का पता लग जाएगा कि उसका घर में क्या सिस्टम चल रहा है। अध्याय 5, विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। अब बच्चा विद्यालय में आ गया, परिवार विद्यालय की प्रथम पाठशाला है, उसके बाद में जो भी सीखेगा वो विद्यालय में सीखेगा। विद्यालय में होता है टीचर। अब अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान है। 1 से 5वीं को पढ़ाना सबसे मुश्किल है, और जिसने 1 से 5वीं को पढ़ा दिया, वो विद्यार्थी जिसको अच्छा पढ़ा दिया, वो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दे। धारा 10 है इसके अंदर, कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश 25%, चाहे वो निजी हो, यानी सरकारी में तो फ्री है, निजी के अंदर आपके पास जितने भी बच्चे हैं उनका 25% निःशुल्क पढ़ाना पड़ेगा, उसको राज्य सरकार पैसे देगी। निजी स्कूल है ना, मान लो कहीं बच्चे बैठे हैं, कितने, कहीं भी बच्चे 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो 12-13 बच्चे, 100 बच्चे बैठे हैं, तो 25 बच्चों को निःशुल्क उसका पैसा सरकार देगी। अब ऐसे नहीं कि 100 में सीधा छांट लिया, तू आ जा तू आ जा, वो तो बिल्कुल कमजोर वर्ग से है और जिनको कोई लाभ नहीं मिलता उनको लेना है। हालांकि आजकल तो बस चलता है, आ जाओ। इस धारा के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बच्चों के लिए 25% सीटों का प्रावधान है। ये प्रश्न कितनी बार आया है, बोले निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कितने प्रतिशत सीटों का प्रावधान है, पहली से लेकर, पहली से स्टार्ट होता है 25%, और ये आपको मिलेगा 8वीं तक, अब तक 8वीं तक मिले। यानी पहली में जो बच्चा 25% लाभ लेने लग गया वो अलाभप्रद है, और कमजोर वर्ग में तो पहली में उसकी फीस नहीं लगेगी, फ्री में पढ़ाया जाएगा, किताबें वगैरह सब आएगी, और 8वीं तक उसको चलता रहे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा का अवसर भी सभी वर्गों के बच्चों को समान रूप से मिले। यदि किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या अधिक हो तो कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बच्चों को प्रियता ही दी जाएगी। मान लो है ही नहीं, 100 में से 25, अब इतने तो मिल ही जाते हैं, गांव क्षेत्रों में तो अलाभप्रद और ये मिल ही जाते हैं। ये स्थान गांव, नगर पालिका वार्ड में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जहां विद्यालय स्थित है। इस प्रकार स्थानीय समुदाय के बच्चों को शिक्षा में बराबरी का अवसर मिलेगा। मान लो ये विद्यालय है और विद्यालय का ये क्षेत्र है, सबसे पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी जो विद्यालय के आसपास क्षेत्र में रहे, वहां ना मिले तो दूर वालों को मिलेगी। पहले जहां विद्यालय है ना, जिसके आसपास का मोहल्ला है, सबसे पहले उस
गांव के अंदर जो है उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कितने? 25%। धारा 11 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। इस धारा के तहत यदि कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है तो उनकी शुल्क फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार देगी। यानी धारा 10 में कहता है कि आपको 25% निःशुल्क पढ़ाना है। धारा 11 में कहता है कि अगर आप उन बच्चों को लेते हो, ऐसे बच्चों को, तो वो जो पैसा लगेगा आपका, सरकार निजी स्कूलों वालों को कह दिया, वो राज्य सरकार देगी। कौन देगी? राज्य सरकार। समिति का विनिश्चय। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इस प्रतिपूर्ति से संबंधित निर्णयों को सूचित करेंगे। नामांकन सत्यापन। प्रतिपूर्ति से पहले ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का नामांकन सत्यापित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों ने विद्यालय में सही तरीके से प्रवेश लिया है। चलो जांचेंगे कि वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, वो उसके लायक है कि नहीं है, कि आरटीई के तहत 25% में है कि नहीं है, वो सारा नामांकन सत्यापन होता है। धारा 12 आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि बालक के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उसकी आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र, यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अन्य दस्तावेज जैसे कि अस्पताल या सहायक नर्स या जो दाई होती है, एएनएम, रजिस्टर, आंगनवाड़ी अभिलेख या माता पिता संरक्षक द्वारा आयु की घोषणा को मान्य माना जाए। कई बार डीओबी नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म प्रमाण पत्र, तो इनके पास जो लिखा होता है अभिलेख है उससे माना जाए, उसके आधार पर आप एडमिशन करो। यह व्यवस्था उन बच्चों के लिए जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो, ताकि वे शिक्षा भी प्राप्त कर सके। अब जन्म प्रमाण, अपना कहते जन्म प्रमाण पत्र है क्या? नहीं, क्योंकि अपना आजकल तो फिक्स हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। धारा 13 प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि विद्यालय में प्रवेश शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के बाद 6 महीने के भीतर होना चाहिए। वैसे तो ये कहते हैं कि शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया, नया सत्र, तो 6 महीने के भीतर आप एडमिशन ले सकते हो। यदि किसी कारणवश बच्चे का प्रवेश 6 माह के बाद होता है तो प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी होगी, प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी होगी कि बच्चे को विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उन पाठ्यक्रमों को पूरा करवाया जाए। मान लो जुलाई में स्कूल लगा और आप बच्चे का एडमिशन नवंबर में ले रहे हो, हालांकि सरकार ने तो कह दिया 6 महीने, वैसे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यहाँ तक हो गया। मान लो दिसंबर तक तो ले ही लो। अगर आपने उसको जनवरी में ले लिया तो ये इतना जो पाठ्यक्रम है वो करवाने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक जो लेता है, वहाँ का स्कूल का हेड होता है, उसकी होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे समय रहते शिक्षा प्राप्त करें और शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े, यानी सदा बाहर स्कूल में एडमिशन चलते रहते हैं। सीधी सी बात है, मुख्य 6 महीने होते हैं, बाद में एडमिशन लेता है तो वो प्रधानाध्यापक है, उसको उन बच्चों के बराबर लाने का उसका काम है, होगा, वो उसकी जिम्मेवारी होगी। धारा 14 विद्यालयों को मान्यता। अब सरकारी स्कूल तो होते हैं, लेकिन निजी स्कूलों में आपने देखा होगा कई स्कूल 8वीं तक होते हैं, वो 10वीं तक पढ़ाते हैं, 2 साल 2 क्लासें। कई 10वीं तक होते हैं, 12वीं तक पढ़ाते हैं, उनके पास मान्यता नहीं होती, लेकिन वो कंटेंट पर होते हैं ना, कॉन्टैक्ट करके रखते हैं। आप भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, आप में से कोई 8वीं का स्कूल होगा, वहाँ 10वीं पढ़ी होगी और दूसरे स्कूल में पेपर देने गए होंगे। तो विद्यालय को मान्यता, इस धारा के अनुसार राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित विद्यालयों को एक को ही मान्यता प्राप्त माना जाएगा। नियम, कोई भी विद्यालय जो राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 1992 का 19 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है, उसे स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। जिसको सरकार ने मान्यता नहीं, वो नहीं चला सकता। इस प्रावधान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थान ही शिक्षा प्रदान करें और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं भाई। धारा 15 क्या कहती है कि विद्यालय की मान्यता वापस लेना। ये सारे आरटी 2009 में पढ़ के आए हैं, यहाँ तो सिर्फ वही है, नियमावली है थोड़ी सी। इस धारा में यह कहा गया है कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है या नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी मान्यता वापस ले लीजिए। कई बार कहते हैं मान्यता रद्द करते हैं। मान्यता की वापसी, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 के तहत विद्यालय की मान्यता किसी भी समय वापस ली जा सकती है यदि वह कानून के तहत निर्धारित उपबंधों का उल्लंघन करता है। ठीक है,
तो ये आज एक कड़ी में हमने अध्याय 1 से लेकर 5 पढ़ ली और धारा कितनी पढ़ ली, 1 से लेकर 15। मैंने कोशिश पूरी की है, जो चीजें थी वो समझाई है, बारीकी से आपको बताया है। ये चीज आप पढ़ोगे, आप जब अनुभव कब करोगे, जब आप टीचर बन के, बार बार कह रहा हूं टीचर बन के, क्योंकि मुझे पता है जिस विद्यार्थी ने ये सीरीज ली है, ये वीडियो कोर्स लिया है, उसमें 99% विद्यार्थी, मैं तो कहता हूँ 99% विद्यार्थी लगेंगे, मुझे बहुत खुशी है। और ये चीजें आपको काम आएगी, इसलिए एक बारीकी से मैं चीजें। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे धारा 6 से लेकर 10 तक, जितने भी 15 से लेकर 29, 16 से लेकर 29 जो अध्याय 6 से 10, धारा 16 से 29 एक और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, इसकी पीडीएफ उपलब्ध है, आप वो पीडीएफ पढ़ के और अच्छे तरीके से। धन्यवाद।